तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ की। और ये था गो होम शो फॉर हेल इन अ सेल पे पर व्यू, जो कि इस वीकेंड पे होने वाला है, इस संडे को देखने को मिलेगा। और टू बी ऑनेस्ट, जबकि WWE ने एक दो मैचेस आज नए ऐड करे हैं, शो डेफिनेटली उस वजह से हम कह सकते हैं न्यूज वर्दी था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि हम एक बड़े पे पर व्यू में जाने वाले हैं। और उसका सबसे बड़े दो मैं आपको रीजन दूंगा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। फर्स्ट, ऑब्वियसली वर्ल्ड चैंपियनशिप मिसिंग है। रोमन रेंस के पास दोनों टाइटल्स हैं, उसकी वजह से ना ही यूनिवर्सल चैंपियनशिप ना ही WWE चैंपियनशिप एक हेल इन अ सेल जैसे पेपर व्यू में डिफेंड हो रही है। और दूसरा रीजन ये है कि भाई जब पेपर व्यू का नाम हेल इन अ सेल है तो सिर्फ एक मैच पूरे शो पे ऐसा है जो हेल इन अ सेल स्टिपुलेशन के साथ है। विमेंस वाले मैच को इजीली बनाया जा सकता था हेल इन अ सेल, बॉबी लैशली वर्सेस ओमोस को हेल इन अ सेल मैच बनाया जा सकता था, लेकिन आई डोंट थिंक कि WWE उसके ऊपर कोई फोकस कर रही है। एंड एक बार फिर से अगर हम सोचें कि ये हेल इन अ सेल पेपर व्यू है तो भाई आखिर उसकी वैल्यू क्या रह जाती है अगर एक मैच सिर्फ उस स्टिपुलेशन में लड़ा जाएगा, तो पूरे पेपर व्यू को हेल इन अ सेल क्यों बुलाया जा रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हूं। ऐसा लग नहीं रहा कि उतना ज्यादा एफर्ट WWE डाल रही है इस टाइम पे हेल इन अ सेल को एक बढ़िया शो बनाने के लिए। और आज की मंडे नाइट रॉ में कुछ चीजें जबकि इंटरेस्टिंग थी, कुछ रेसलिंग मैचेस जरूर अच्छे थे, लेकिन ओवरऑल काफी एक एवरेज शो था। ये स्टार्ट होता है, बेकी लिंच आती हैं बाहर और हम जानते हैं बेकी लिंच की क्या सिचुएशन है। मैं उनको हमेशा क्रिंज इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि वो मेरा ओपिनियन है। आई थिंक इस पे सारे लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, क्योंकि बेकी का कैरेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर से उनकी बात यही थी कि हाँ मैं एक बार फिर से चैंपियनशिप जीत जाऊंगी। मैंने आस्का को मनी इन द बैंक के बाद इसीलिए टाइटल गिफ्ट करा था क्योंकि मुझे पता था मैं वापस आके एक बार इजीली आस्का को हरा सकती हूँ। तो आस्का बाहर आती है, उनका फिर से वही रिपीटेड डायलॉग था कि बेकी तुम रोती रहती हो एक बच्चे की तरह। और उसके बाद बियांका बाहर आती है और वो कहते हैं कोई चांस ही नहीं है कि हेल इन अ सेल के अंदर मैं अपना टाइटल ड्रॉप कर दूं। तो इन तीनों के बीच में ब्रॉल होती है और यहाँ पे देखने को मिलता है कि काइंड ऑफ आस्का और बियांका टीम अप करते हैं अगेंस्ट बेकी, उनको रिंग के बाहर फेंक देते हैं। और इसके बाद मैच होता है यहाँ पे बियांका वर्सेस आस्का का, जहां पे बेकी लिंच कमेंट्री पर बैठी हुई थी। और देखने को मिलता है कि जबकि बियांका यहाँ पे मैच जीत गई एक रोल अप से, बेकी मैच के बाहर आती हैं और दोनों को अटैक करके यहाँ से चली जाती हैं। तो उनको अपना जरूर बदला मिल गया और ये बैक एंड फोर्थ जा रहा है, कभी आस्का को अपर हैंड, कभी बियांका को, कभी बेकी को, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। अगर हम बात करें एक ट्रिपल थ्रेट मैच की, उसको ऐसे ही हमेशा बिल्ड करा जाता है। लेकिन आई डोंट नो क्यों मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा रॉ विमेंस चैंपियनशिप में, क्योंकि रिपीटेड मुझे सब कुछ लग रहा है। आई होप कि बियांका अपना टाइटल रिटेन करें, क्योंकि बेकी लिंच को अभी कोई फिलहाल आई डोंट थिंक कि चैंपियन देखना चाहता है। और आस्का के लिए भी टाइम मुझे नहीं लगता फिलहाल अभी सही है। तो देखते हैं कि WWE क्या एक अच्छा मैच बुक करेगी, इसको कुछ एंटरटेनिंग देखने को मिलेगा या फिर नहीं हेल इन अ सेल में। इसके बाद 6 मैन टैग टीम मैच हुआ जहां पे इज़ीकियल टीम अप कर रहे थे द मिस्टीरियोस के साथ और ये लड़ रहे थे अगेंस्ट केविन ओवेंस एंड अल्फा अकेडमी। ये एक अच्छा मैच था, डेफिनेटली क्राउड इसके अंदर इंटरेस्टेड था। और आई थिंक एट द एंड जिस तरीके से इसको बुक करा गया वो भी काफी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि केविन ओवेंस गलती से चैट गेबल को सुपर किक मार देते हैं। इसका एडवांटेज मिलता है बेबी फेस टीम को। पहले रे मिस्टीरियो और डोमिनिक लगाते हैं डबल 619 यहाँ पे, और उसके बाद चैट गेबल को पड़ता है फिनिशर और ऑब्वियसली इज़ीकियल अपनी टीम के लिए इस मैच को जीत लेते हैं। तो केविन ओवेंस बहुत गुस्से में थे मैच के बाद कि क्या हो गया, वो मैच हार गए हैं और अब उनका 1-on-1 मैच होगा इज़ीकियल के साथ। ये स्टोरी लाइन वन ऑफ द बेटर चीज रही है मंडे नाइट रॉ पे, तो इसके लिए कुछ ज्यादा कंप्लेंट करने के लिए है नहीं। ये गाइस एक अच्छा टैग टीम मैच था। अगली चीज की हम बात करते हैं तो डेफिनेटली एक लॉन्ग डिस्टेंस से ये बेस्ट चीज थी आज मंडे नाइट रॉ पे, जब कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस की ये सेगमेंट देखने को मिली। यूजुअली 10 PM के लिए इसको बुक करा जाता है काउंटडाउन कोडी चला के। आज वो चीज नहीं हुई, कोडी रोड्स आ जाते हैं बाहर और उनका प्रोमो काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं सेथ रॉलिंस को हमेशा से, मैं उसका फैन हूं, मैं उससे पसंद करता हूं, मुझे पता था उसमें हमेशा से बहुत पोटेंशियल है और वो चीज उसने कर दिखाई WWE में। इनफैक्ट उसका एक ट्रेनर था NXT में, उसका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो, वो डस्टी रोड्स को मेंशन कर रहे थे जिन्होंने सेथ रॉलिंस को ट्रेन कराई, कि वो भी जानते थे कि रॉलिंस के अंदर कितनी ज्यादा पोटेंशियल है। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पे सेथ रॉलिंस को दिक्कत ये है कि मैंने उसको रेसलमेनिया में हरा दिया। वो कहते हैं कि मुझे भी थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी, लेकिन मैं अपना फर्स्ट मैच WWE के अंदर नहीं हार सकता था। और सेथ रॉलिंस इस बात से जो है उसको बहुत गुस्सा हो रहा है, उसको जेलसी फील हो रही है। लेकिन हेल इन अ सेल के अंदर जो मेरा चैलेंज आने वाला है, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस रहेगा मेरे करियर का, लेकिन वहां पे भी मैं एक बार फिर से सेथ रॉलिंस को हराऊंगा। और जितनी भी मेरी रिस्पेक्ट है सेथ रॉलिंस के लिए, उसको मैं हेल इन अ सेल के बाहर छोड़ के आऊंगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू हर्ट सेथ रॉलिंस। तो ये वर्ड्स थे कोडी रोड्स के और ऑब्वियसली वो काफी पैशनेट थे अपने प्रोमो में।
लोग कोडी रोड्स को चीयर कर रहे थे, लेकिन सेथ रॉलिंस का म्यूजिक बजता है, वो इंटरप्ट करते हैं और नॉर्मल एंट्री नहीं थी, आज वो क्राउड के थ्रू बाहर आते हैं और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि कोडी तुमने जो भी मेरे बारे में बोला ठीक है, बट मैं तुम्हें सीधा सीधा बता दूं दैट आई डोंट लाइक यू कोडी रोड्स। वो कहते हैं कि भाई मैंने कोशिश करी थी तुम्हें रिस्पेक्ट देने की, लेकिन हर हफ्ते जो कोडी की चैंट्स होती हैं उसकी वजह से जो है सारा काम बिल्कुल खराब हो चुका है। और वो यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि देखो भाई सिंपल सी बात है, तुमने 6 साल पहले WWE इसलिए छोड़ी थी क्योंकि तुम उसके लिए गुड इनफ नहीं थे। उसके बाद तुम जगह जगह गए, इनफैक्ट तुमने अपने फ्रेंड्स के साथ एक नई चीज करने की कोशिश करी और मेरी अकम्पलिशमेंट्स को तुम कंपीट कर रहे थे जो कि उस समय पे यहां मैं कर रहा था। उस चीज में जब तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो तुम भागते भागते वापस आ गए। तो ये इनडायरेक्ट रेफरेंस थी क्लियरली ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ। और यहां पे वो ये भी कहते हैं कि भाई कोडी रोड्स ऐसा नहीं है कि तुम मेरे से स्लेज हैमर लेके थ्रोन तक ऊपर पहुंच जाओ और उस थ्रोन पे हमला करो। तो ये एक बार फिर से रेफरेंस थी उस सेगमेंट की जब कोडी रोड्स ने AEW के अर्ली स्टेजेस में ट्रिपल एच के तरफ वो शॉट लिया था थ्रोन पे हथौड़ा मार के। तो सेथ रॉलिंस का जो प्रोमो था बहुत ही ज्यादा कमाल का था और वो कहते हैं कि कोडी एट हेल इन अ सेल आई एम गोइंग टू एंड यू। और वो कहते हैं जब वो हो जाएगा तो हम सब लोग अपने अमेरिकन नाइटमेयर से जाग जाएंगे। तो एक इनक्रेडिबल प्रोमो था यहाँ पे सेथ रॉलिंस की तरफ से। कोडी रोड्स सिर्फ सुन सकते थे क्योंकि इतने कमाल के वर्ड्स थे। अगर उन्होंने खुद ये प्रोमो लिखा है, जिसने भी लिखा है उसको क्रेडिट जाता है क्योंकि दिस वाज अ फैंटास्टिक डिलीवरी प्रोमो बाय सेथ रॉलिंस। और उसके बाद कोडी कहते हैं भाई देखो रॉलिंस, बातें बहुत हो चुकी हैं, तुम्हें इस समय क्या चीज रोक रही है रिंग में आने से और मैं वहां पे क्यों नहीं आ सकता, क्यों ना हम अभी लड़ें। तो सेथ रॉलिंस आ जाते हैं ऑलमोस्ट रिंग साइड तक और उसके बाद कहते हैं कोडी आई विल सी यू ऑन संडे। हंसने लगते हैं, वो वापस जा रहे होते हैं लेकिन इनके बीच में ब्रॉल टूटते हैं क्योंकि कोडी भागते हुए चले जाते हैं रॉलिंस के पास। और एक काफी अच्छी ब्रॉल थी क्योंकि जबकि बहुत सारी सिक्योरिटी इनको रोकने की कोशिश कर रही थी, वो चीज काम नहीं आ पाई। काफी टाइम में बैक एंड फोर्थ एक दूसरे से लड़ते रहे और लोग दिस इज ऑसम की भी चैंट कर रहे थे एक पॉइंट पे इस सेगमेंट के अंदर, जो कि अपने आप में कमाल की बात है। तो अगर हेल इन अ सेल पेपर व्यू की बात करें, एक्साइटमेंट की बात करें, तो ये वो मैच है जो कि उन सारे चेक बॉक्स पे टिक लगा चुका है। आई थिंक WWE ने, कोडी ने, सेथ ने फोकस किया इसको एज द नंबर 1 मैच एट हेल इन अ सेल और विदाउट अ डाउट ये मेन इवेंट होना चाहिए उस शो का। तो काफी बढ़िया था। हर समय जब से बुक हो रहा है, तीसरा इनका मैच है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि क्या बोरिंग हो चुकी है फ्यूड। डेफिनेटली अमेजिंग बाय WWE। इसके बाद हम बात करें तो अलेक्सा ब्लिस का मैच होता है डू ड्रॉप के साथ। आई डोंट नो एक बार फिर से अलेक्सा ब्लिस के साथ क्या चल रहा है, वो इजीली जीत गई यहाँ पे ट्विस्टेड ब्लिस लगा के। इसके बाद मिस टीवी बाहर आते हैं जो कि अपने मिस एंड मिसिस के सीजन 3 के प्रीमियर की बात कर रहे थे, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हैं यहाँ पे और वो कहते हैं भाई मिस तुम्हें अपने शो के बारे में नहीं, हेल इन अ सेल के बारे में बात करनी चाहिए। वो अपने थॉट्स बताते हैं इस पेपर व्यू पे और मिस से पूछते हैं तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, और रॉक का उन पे जो है वो पूरा मार देते हैं एक कैच फ्रेज, इट डजंट मैटर व्हाट यू थिंक मिस। और उसके बाद मिस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो अपना हाथ ऊपर करते हैं बोलने के लिए व्हेन माय हैंड गोज अप, लेकिन उनको यहाँ पे एंजेलो डॉकिंस ताली मार देते हैं। तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स पूरे मजे ले रहे थे। मिस से डेफिनेटली ये चीज फनी जरूर थी, लेकिन तब ये हो गई खराब जब 24/7 चैंपियनशिप के सारे लोग भाग के आ गए रिंग के अंदर। मिस को समझ नहीं आ रहा था उनका शो कैसे खराब हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें 2 बार टाइटल चेंज देखने को मिला। पहले टमीना जीतती हैं टाइटल और उसके बाद अकीरा टोजावा। 24/7 चैंपियनशिप को बहुत पहले ही WWE से चले जाना चाहिए था। आई डोंट नो अभी भी वैसा क्यों हो रहा है। जब स्टार्टिंग में टाइटल आया था तो बोला जा रहा था कि भाई यूएसए नेटवर्क का आइडिया उनके हिसाब से बहुत बढ़िया हो सकता है। आई डोंट नो कि इसकी वजह से कौन अभी तक रॉ देख रहा है और कितने लोग हैं जिनकी वजह से या फिर 24/7 चैंपियनशिप की वजह से रेटिंग्स बढ़ रही हैं, वो मेरी समझ के बाहर है। इसके बाद हमें मुस्तफा अली का मैच देखने को मिलता है अगेंस्ट चांपा और यहाँ पे स्टिपुलेशन थी कि अगर मुस्तफा जीत जाते हैं तो उनको मैच मिलेगा फॉर द यूएस टाइटल अगेंस्ट ऑस्टिन थ्योरी, जो कि रिंग साइड पे भी बैठे हुए थे। और चांपा के लिए डेफिनेटली बुरा फील हो रहा है क्योंकि उनको कोई बढ़िया बुकिंग तो मिलने से रही, यहाँ पे उनको एंट्रेंस भी नहीं मिल रही है मंडे नाइट रॉ पे। तो ऑस्टिन थ्योरी डिस्क्वालिफिकेशन कॉज करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ऑब्वियसली मुस्तफा अली जीत गए और ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं तुम्हें रुकने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें अभी देता हूं एक टाइटल शॉट। तो उन्होंने एक क्लेवर चीज करी कि हाँ भाई मुस्तफा को मैच दे दिया, इजीली वो जीत भी गए अपना फिनिशर लगा के। लेकिन मैच के बाद यहाँ पे आते हैं बाहर एडम पियर्स और वो कहते हैं ऑस्टिन देखो तुम्हें सेल्फी लेनी बंद करनी चाहिए, अपने फोन के मैसेजेस चेक करो, क्योंकि जबकि विंस को तुम्हारा तरीका पसंद आया, कैसे तुमने यहाँ पे मुस्तफा को क्लेवर तरीके से टाइटल शॉट दिया, लेकिन वो तुम्हें एक फेयर मैच में देखना चाहते हैं।
और हेल इन अ सेल के लिए गाइस ये ऑफिशियली मैच कर दिया गया है अब आज अनाउंस रॉ पे। और एक बैक स्टेज सेगमेंट भी देखने को मिली जहां मुस्तफा कह रहे थे कि वो अपने होम टाउन शिकागो के अंदर टाइटल जीत जाएंगे। ऑस्टिन थ्योरी वहां के उनको अटैक करते हैं और सेल्फी लेके चले जाते हैं, तो ये मैच ऐड कर दिया गया है कार्ड पे। इसके बाद शिंस्के नाकामुरा एंड रिडल टीम अप कर रहे थे अगेंस्ट द ऊसोस और ये भी एक चैंपियनशिप कंटेंडर्स मैच था। तो क्या WWE RK ब्रो को एकदम से भूल के अब रिडल और नाकामुरा को एक टीम की तरह अप्रोच कर रही है? आई डोंट नो, क्योंकि ये मैच भी एक डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हुआ जब जिमी ऊसो रिडल को अटैक कर देते हैं उनके स्कूटर से। एंड आई थिंक कि ये भी काफी अच्छा टैग टीम मैच चल रहा था। तो जो मेंस के टैग टीम मैच आज देखने को मिले दोनों ने मुझे काफी इंप्रेस करा। और मैच के बाद जबकि ऊसोस को अपर हैंड मिल रहा था, यहाँ पे नाकामुरा बचाते हैं पहले जे ऊसो को, आई थिंक उन्होंने अटैक करा और फिर जिमी को टॉप रोप से RKO लगाते हैं यहाँ पे रिडल। तो आई डोंट नो क्या होने वाला है, क्या अब ये टैग टीम मैच होगा, क्या हेल इन अ सेल के अंदर होगा, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। नेक्स्ट चीज की बात करें तो लिव मॉर्गन का मैच हुआ रिया रिप्ली के साथ। मैच के बीच में डेमियन प्रीस्ट और एजे स्टाइल्स रिंग साइड पे आ गए और सरप्राइजिंगली यहाँ पे जो है गाइस जीत गई लिव मॉर्गन। उन्होंने रिया रिप्ली को एक रोल अप से हरा दिया और मैच के बाद डेमियन प्रीस्ट को गुस्सा आ रहा था इस बात से, वो लिव मॉर्गन को कन्फ्रंट करते हैं, एजे स्टाइल्स को अटैक कर देते हैं, लेकिन फिन बैलर आते हैं यहाँ पे बचाने के लिए सबको और अपर हैंड दिया गया आज बेबी फेस टीम को। इतना ही नहीं, एक मैच भी अनाउंस कर दिया गया हेल इन अ सेल के लिए जहां पे द जजमेंट डे फेस करने वाले हैं अगेंस्ट एजे स्टाइल्स, फिन बैलर एंड लिव मॉर्गन। इसकी बिल्ड भी काफी सही रही है, अगर हम बात करें एवरेज से बेटर रही है और ये मैच आई थिंक डेफिनेटली इंप्रेस करेगा इस पेपर व्यू के अंदर। अब यही अगर WWE एक हेल इन अ सेल बना देती तो भाई बिल्कुल केओस हो सकती थी और ये उनके पास मौका है कि भाई इस पेपर व्यू को तुम यूज कर सकते हो, बट वो करने से मना करते हैं। आई डोंट नो किसके पीछे क्या उनकी सोच है, लेकिन दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। और फाइनली शो के मेन इवेंट में बॉबी लैशली की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिली फॉर हिज मैच अगेंस्ट ओमोस एंड MVP, जो कि एक हेल इन अ सेल मैच नहीं बल्कि एक 2-on-1 हैंडीकैप मैच होने वाला है। तो MVP एक बार फिर से लैशली को बोल रहे थे तुम चुप हो गए, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। लैशली कहते हैं भाई मैं तुमसे डर नहीं रहा हूं, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि तुम दोनों की मैं एस बीट कर सकता हूं एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और यहाँ पे MVP चले जाते हैं बाहर, टेबल्स इधर उधर फेंक दी जाती हैं। ओमोस और लैशली लड़ने वाले होते हैं लेकिन पीछे से आ जाते हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर, वो सिचुएशन को बिगाड़ देते हैं। लैशली के लिए एक टेबल सेटअप करी जाती है जिसके लिए ऑब्वियसली ओरिजिनली ओमोस फेंकना चाहते थे लैशली को उसके थ्रू, लेकिन पड़ गया यहाँ पे सब कुछ उल्टा और लैशली स्पीयर कर देते हैं ओमोस को थ्रू द टेबल। तो ये एंडिंग थी मंडे नाइट रॉ की। 2 मिनट शो जो है वो ओवर टाइम में चला गया था, हबड़ तबड़ में इसको खत्म कर दिया गया। तो मंडे नाइट रॉ की तरफ से हेल इन अ सेल की जो बिल्ड है वो फाइनल गो होम शो में कुछ उतनी भी ज्यादा खास नहीं थी कि मैं डैम एक्साइटेड हो जाऊं अगर हम रॉलिंस और कोडी रोड्स वाली चीज को हटा दें। तो उम्मीद करते हैं कि पेपर व्यू एक्चुअली में डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और स्मैकडाउन में देखी लास्ट वाली, आई डोंट नो स्मैकडाउन का क्या चल रहा है हाल, लेकिन हम इस हफ्ते की शो को डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, अपने सारे ओपिनियंस आज शो के बारे में मुझे कमेंट्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।